आज प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ इकॉनमी के नंबर्स बता के फिर सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे जो इस वक्त मसाइल हैं पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किल है वो उनकी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके पास उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आजकल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसके मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। देख के अच्छा लगता है कि हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, कहीं माइनिंग की बात करते हैं, फ़ौज और सिविलियंस दोनों इकट्ठे बैठ के कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को हमने ठीक करना है। लेकिन जब तक फंडामेंटल्स हमारे ठीक नहीं हो और जो हम करके जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए रोड मैप हमारे पास ना हो तो फिर हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे पास क्लैरिटी कुछ होनी चाहिए कि आज क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर्स आज क्या हैं और कल क्या होगा। कुछ अदादोशुमार आज सामने आए हैं। टैक्स का नंबर आया है तो टैक्स के नंबर में बताया गया कि हमने जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया, ठीक है, शाबाश। लेकिन इतनी डिवैल्यूशन, इतने हाई इन्फ्लेशन के साथ अगर उस टारगेट के ऊपर आप हैं तो आपको थोड़ा सा साथ मज़ीद वजाहत भी करनी चाहिए कि कमज़ोर एरियाज़ क्या हैं, मार हमें पड़ किस चीज़ से रही है। फिजिकल साइड के ऊपर जब तक हम अपनी सूरत हाल को काबू नहीं करेंगे तो 7-8 हज़ार अरब रुपया सालाना हम खसारा करके तो लोगों को सच नहीं बताएंगे तो पाकिस्तान डुबो रहे हैं हम बहुत तेज़ी के साथ, और उसको बचाने का सही रास्ता जो है उसका तयन भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान से जो बरामदात हैं पिछले साल 27.1 अरब डॉलर थी, जो उससे पहले साल 31 अरब डॉलर थी। तो हमने पिछले साल 4 अरब डॉलर कर कम बरामदात की। तो इस साल आइडियली आपको कम बेस मिली थी तो 27 से ऊपर जानी चाहिए थी। तो जुलाई का पहला महीना उसके जो नंबर्स आए हैं तो 12% कमी आई है बरामदात में। पहले ही महीने में 12% कमी आई है। जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हैं वो 2 अरब डॉलर से ज़ायद हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो 3.6 बिलियन डॉलर्स हैं। तो बरामदात जब तक आप 3-4 अरब डॉलर हर महीना नहीं करेंगे तो फिर आप कौम को कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं, इकॉनमी ठीक हो गई है, मुश्किल से निकल आए हैं, सबसे बड़ा झूठ है। और इससे बड़ा झूठ कोई और है ही नहीं। सबसे बड़ी हमारी जो क्राइसिस की वजूहत हैं उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान बरामदात की मद में हर महीने कम से कम 4 अरब डॉलर कमाएगा तो हम बचते हैं। अगर 4 अरब डॉलर की बजाय हम 2 अरब डॉलर कमाएंगे जैसे हमने जुलाई में कमाया है तो फिर हम पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। ये पहला सच है पाकिस्तान के साथ। दूसरा नंबर आज इन्फ्लेशन का अफरात ज़र का डेटा है। अफरात ज़र जाहिर करता है कि 28.3% अफरात ज़र का नंबर है जुलाई के महीने में, और अर्बन और रूरल जो फूड इन्फ्लेशन है वो 40% से ऊपर है। तो अब ये लोगों को कहें कि हमने आपके हालात बेहतर कर दिए हैं तो ये दूसरा बड़ा झूठ है। क्योंकि फ़ूड की कीमतें जो हैं, एक आम जो सारफ है पाकिस्तानी, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसका कमाई का बड़ा हिस्सा उसके फ़ूड के ऊपर सर्फ होता है या उसका दूसरा फिर हिस्सा उसकी तालीम या उसके इलाज के ऊपर सर्फ होता है। फ़ूड बहरहाल एक गरीब आदमी के जो किचन आइटम का खर्चा है उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उसकी रोटी और हांडी पकाने के ऊपर खर्च होता है, उसमें 40% तक अभी भी इजाफा है। जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर लेंगे तो हम कहें कि हमने लोगों की मुश्किलात में कमी कर दिया तो बात दुरुस्त नहीं है। तीसरी आज की खबर यह है कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। मैं इस मामले के ऊपर इकॉनमी सारी उम्र कवर करता रहा हूँ तो मैं थोड़ी सी फैक्चुअल पोजीशन सामने रखूँगा। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो 85 डॉलर पे आ गई हैं। ये 80 डॉलर से नीचे चली गई थी, 75-76 डॉलर के दायमाएँ घूम रही थी। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ये है कि आप इसको बजट के ऊपर ले लें। तो पिछले साल हमने 7-8 हज़ार अरब का खसारा जो था उसको डेट की शक्ल में इजाफा किया है। 60 हज़ार अरब हमने पाकिस्तान का मजमूई कर्जा कर दिया। और एक ऑप्शन यह है कि लोगों को पास ऑन कर दें। पास ऑन तो करना है आपने इसलिए कि आपने IMF के साथ ये डील की हुई है। तो आपको कुछ हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे कि लोगों को अदर एरिया से रिलीफ दे दें। आप जितना फ्यूल प्राइस बढ़ाएंगे, जितना आपकी बिजली की कीमत, गैस की कीमत बढ़ेगी, जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाएगी, जितना सब्जियां दालें महंगी होंगी, उतना इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। और फिर आप कहेंगे हमने अब पॉलिसी रेट बढ़ाना है। तो एक ऐसा विशियस साइकिल है, एक विशियस साइकिल है जिसे हम बाहर ही नहीं निकल रहे। ये पिछले 2-3 सालों में ना हमारी इतनी पिटाई हो गई है लोगों की कि अब तो उसमें ज़िंदा रहने की भी सक्कत नहीं रह गई। तो उनको तसल्ली देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मैं इस अफसोसनाक सूरत हाल के साथ अब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि जब ये बैठ के बड़े बड़े मंसूबों के फीते काट रहे होते हैं और साथ 90 लोगों की काबीना इन्होंने बिठाई होती है, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर उस विजन और उस इमेजिनेशन से बिल्कुल आरी नज़र आते हैं जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ये बात सही नहीं वो करते कि जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 6,000 ट्रिलियन के नीचे ख़जाने छुपे हुए हैं, हमने इसको बचा लेना। ख़जाने अल्लाह ने अता किए हुए हैं, लेकिन इन ख़जानों का इस्तेमाल करने का हुनर भी तो हमारे पास होना चाहिए। अगर उस हुनर के बगैर, हमने हाल ये देखा है कि 3-4 रोज़ पहले एक एरियाज़ पे प्रोग्राम करके बताया गया है कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करके हम ज़ेर ज़मीन खुदाई कर रहे हैं, वहाँ से कुछ मिनरल्स निकलेंगे। 3 महीने की आमदन बताई उन्होंने कि 3 महीने हमने एक्सट्रैक्ट करके, तो जो कंसनट्रेट था वो चाइना भेजा है $37 मिलियन का।
अगर हम यहाँ प्रोसेस कर सकते तो हो सकता है जो हम मेटल्स वगैरह उससे निकालते हैं, जैसे रेकोडिक का मामला है, तो हम 500 मिलियन से हज़ार मिलियन डॉलर, मतलब 1 अरब डॉलर सालाना तक उससे कमा सकते हैं रेकोडिक से। 10-11 साल से हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से वर्डिक्ट भी आ गया, ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया, जेब से पैसे जा रहे थे। इसी तरीके से आपकी कोल की रिजर्व बड़ी मुश्किल से चाइना ने एक प्रोजेक्ट लगाया, हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके पावर सेक्टर वहाँ से इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया हमने। कारके का प्रोजेक्ट है, फकी लगा ली हमने पाकिस्तान को। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन होने लगी थी, नहीं जी स्ट्रेटेजिक एसेट है हमारा, तो बड़ा कोई लूट के ले जाएगा हमसे। 400-500 अरब जेब से हमने डाल दिए। PIA वाइट एलिफेंट हम पाल रहे हैं, यूरोप में उसकी फ़्लाइट भी ऑपरेट नहीं होती, और हम कहते हैं नहीं जी ये तो इसके बगैर तो पाकिस्तान का जो दिफा है उसको ख़तरात लाक हो जाएंगे अगर हमने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। कुछ बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का जो फैक्ट्स हैं ना उसको अदराक करिए और इसका हल के लिए एक रोड मैप के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करिए, और ये सारी सियासी कुव्वतों को करना पड़ेगा। ना ये विजन, ना ये हिकमत अमली इमरान के अंदर थी, ना ये शहबाज शरीफ के अंदर मौजूद है, और ना ही किसी और सियासी जमात के अंदर नज़र आती है। स्टेक होल्डर्स को बैठ के पाकिस्तान को इन मसलों से निकालने के लिए एक मेज़ के ऊपर आना पड़ेगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका है उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। इसमें हमारे साथ हैं सेनेटर पलविशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शोएब शाहीन साहब हैं कानूनदान भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, अज़मा बुखारी PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। पलविशा, इंतखाबात करीब आने वाले हैं और इंतखाबात से पहले आम तौर पर सियासी जमातें अपना प्रोग्राम पेश करती हैं। जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, या 70-75 सालों से कहानी है ये, लेकिन 10-15 सालों में तो हमने बहुत इसका पट्ठा बिठा दिया। क्या मुनासिब नहीं है कि सियासी जमातें बैठ कर डिस्कस करें कि ये सूरत हाल है, इतने नौजवान पढ़े लिखे बेरोज़गार फिर रहे हैं, इनको और इन मसाइल से पाकिस्तान को निकालने के लिए हमें बात करनी चाहिए। कोई तरीका ऐसा नहीं, कोई पोलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता, मैनिफेस्टोज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं आ सकती। देखिए, मैनिफेस्टोज़ के अंदर ज़रूर आती भी रही हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी जमात नहीं है जिसमें इकॉनमी पे चैप्टर ना हो मैनिफेस्टो पे। इसी तरह हमारे मैनिफेस्टोज़ में भी एक जगह होती है इकॉनमी की बड़ी, और उसके बगैर तो है ज़ाहिर है कोई मानी नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन अब जो हालात हैं और जो कुछ अरसे से हैं उन पर जो है एक कंसेंसस की पूरे मुल्क में बहुत ज़रूरत है, और तमाम जमातें एक बात पर राज़ी हो जाएं कि कोई आए या जाए इकॉनमी इस ट्रैक से नहीं उतरेगी। उसके साथ साथ ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि जो हमारा एंटी टेररिज्म जो भी हमने स्टैंड अपनाना है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो अगले कम से कम जो है 5 से 10 साल के लिए जो भी फ़ैसले हमने करने हैं वो हम कर लें, और उस पर भी इसी किस्म का कंसेंसस हो कि कोई आए या कोई जाए, या किसी की हमदर्दी किसी के साथ हो या ना हो, जो एक हम कौमी फ़ैसला करेंगे उससे हम 1 इंच आने वाली हुकूमतें, आने वाले लोग, आने वाली जो हैं इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं पीछे हटेगी। अच्छा पलविशा, जो हर सियासी जमात है उसका प्रोग्राम अपना होता है, कहें कि सारे का सबका एक प्रोग्राम होगा तो वो बात दुरुस्त नहीं होती, लेकिन एक ब्रॉडर जो होता है ना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सरजमीन पे किसी मुसल्लह जत्थे को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये वो बुनियादी नुकात होते हैं जिस पे आप ब्रॉडर कंसेंसस करते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है। देखिए ना, हम अपने अपने सोच समझ रखने के बावजूद हम सब पिछले कई एक दिहाई से तो हम इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, और हम जब भी कोई जैसे ऑपरेशंस हुए सब इकट्ठे हुए, जैसे APS के बाद वाले वाक़यात हुए सब इकट्ठे हुए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई, लिहाजा अपना अपना स्टैंड रखते हुए उसमें कोई एक आध ही ऐसा था जो नहीं आया होगा, लेकिन बाकी तो सब साथ थे और वो एक साथ खड़े हुए, जो भी फैसला था कौमी और फ़ौज लड़ी साथ पीछे हम खड़े थे। लिहाजा अब ये करना बहुत ज़रूरी, पहले भी इट्स अ डूएबल थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम कह रहे हैं कि नहीं की जाए, लेकिन ये सोचना है। देखिए, हर चीज़ की जो जड़ है वो या मईशत से है, आपके अमन से है। सियासत भी होगी तो अमन होगा तो होगी ही ना, वरना कौन आगे इलेक्शन तरीके से कैंपेन होगी। ये हमारे कुछ बुनियादी इश्यूज हैं, इसके ऊपर ये बहुत अच्छा मौका है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो बात करनी चाहिए, खुल के सबको बात करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की और आपने जो इंट्रो दिया और जो आपने सजेशन दी, देखें आपको सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, जबर और खौफ की फ़िज़ा को कम करना है। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसको लोग माने और जिसको लोग हुकूमत दें, जो आवाम का फ़ैसला हो उसको सब तस्लीम करें, क्योंकि एक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप बज़ाहिर कहें कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, नज़र आना चाहिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड भी देखें, हमारे सहाफ़ी भी देखें,
और इस तरह जबर और खौफ की जो फ़िज़ा पैदा की हुई है, इन हालात में क्या नज़र आ रहा है 60 दिन में या 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएगा? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आज आपको जो खदशा है कि कैफियत इलेक्शन ही नहीं होगा? मुझे तो ये खदशा है यकीनन, इसलिए कि आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है। आइन और क़ानून की बालादस्ती की बजाय पामाली हो रही है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। मैंने आपके प्रोग्राम का बारहा कहा कि यार वो अली अवान का भाई बेचारे को छोड़ दिया जाए, वो उसका कसूर क्या है? कि वो तो एक भाई है ना, एक पॉलिटिकल वर्कर का, एक पॉलिटिकल लीडर का, उसका क्या कसूर है? आप आज़म खान को उठाते हैं, 164 की स्टेटमेंट लेते हैं, 34 डेज़ के बाद आप उसको बरामद कर देते हैं। तो बात यह है कि जिस तरह की कैफियत है, मुझे बताएं, चादर चारदीवारी की पामाल हो रही है, 8-8 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद आप बंदों को उठा रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, या कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोगों को आप उठा रहे हैं, किसी के रिश्तेदार को उठा रहे हैं, किसी की बीवी को, किसी के बच्चे को, किसी के बाप को। ये तर्ज अमल कभी पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं हुआ करता, जमहूरी ताकतों का ये नहीं हुआ करता। देखें, सियासी अदम इस्तेकाम इज़ दी बेसिक इशू प्रॉब्लम, कि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा जिसको लोग तस्लीम करेंगे, इलेक्शन का माहौल होगा तो लोग जमहूरियत के ऊपर यकीन करेंगे, आइन के ऊपर यकीन करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको कहूँ, जिसने दूसरे की चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया पाकिस्तान के 75 सालों में, उसके साथ वही काम हुआ है। आज अगर ये गलती ये दोहरा रहे हैं ना, ये दोहराई PTI के दौर में भी गई थी, लेकिन आज जिस लेवल पर ये गए हैं ना, इनको भी ये भुगतना पड़ेगा। ये स्याह काम है, इसकी सज़ा अल्लाह से मिलती है, इससे बचना चाहिए। ये गुरेज नहीं करते, ये बहुत बड़ा एक जुर्म का इर्तिकाब है। ये मैं नहीं कहता कि माजी में कब कब खराबियां हुई या नहीं हुई। मैं आज विटनेस हूँ जो तबाही, मैं अपनी बात करता हूँ, हमने अपनी ज़िंदगी में इतना, जब से हमने होश संभाला है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वालों में मैं फ्रंट फुट पे रहा हमेशा। मेरी पहली पटिशन थी इफ्तिखार मोहम्मद शोल साहब की बहाली के लिए, आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमें ऐसा कोई थ्रेट नहीं मिला था, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मुझे आज भी नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन देखें, वकीलों को अगवा हुआ, एक वकील इस्लामाबाद में रियाज हनीफ राही ने पटिशन फाइल की, 7 दिन के लिए अगवा हो गया। ज़ैर करामत भंडारी जवान पार्क में अपने क्लाइंट चेयरमैन PTI को मिलने गया, अगवा कर लिया गया। और इस तरह के कई वाक़यात हैं। मुझे ये बताएं, ये तर्ज अमल अगर हमारा कानून और इंसाफ के लोगों के साथ है, एक आम आदमी के साथ क्या होगा? अगर माजी में गलत हुआ तो वो गलत होगा, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, आज जो कुछ हो रहा है, उसकी मिसाल माजी में जब से हमने होश संभाला ये नहीं देखा।